स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इनवर्स, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट फंक्शन की। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपसे कोटेंजेंट जो फंक्शन है उसके इनवर्स के हवाले से बात की थी और सीकेंट के इनवर्स फंक्शन के हवाले से बात की थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा जो कोसिकेंट फंक्शन है उसके इनवर्स के हवाले से। ये बात याद रहे कि कोसिकेंट फंक्शन जो है वो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और ये अगर हम रेशो के हवाले से देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड की रेशो जो कि एक हाइपोटेन्यूज और एक परपेंडिकुलर साइड, ये इन दो साइड की मतलब रेशियो के हवाले से प्रोसेस करता है उसको, ठीक है। और उसकी जो प्रोसेस के बाद जो रेंज मिलती है वो टेंजेंट फंक्शन की रेंज होती है। और डोमेन जो एंगल्स उस वक्त ट्राइंगल बना रही होती है वो होते हैं, या एक यूनिट सर्कल के हवाले से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्वाड्रेंटल एंगल्स भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कोटेंजेंट फंक्शन। अब इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन क्या होगा, अब ये हमारा एक क्वेश्चन। आप देखें इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि बताओ कि अगर हमारे पास जो कोसिकेंट फंक्शन है, ठीक है, सॉरी मैं अगर कोटेंजेंट बोल रहा था तो यहाँ पर कोसिकेंट फंक्शन है, ठीक है, शायद मैंने कोटेंजेंट बोल दिया हो। तो कोसिकेंट जो फंक्शन है, यहाँ पर उसकी स्पेलिंग भी दुरुस्त करते हैं। कोसिकेंट फंक्शन जो है आपसे कोई ये कहता है कि बताएं किस एंगल पर इसकी वैल्यू √2 आती है, ठीक है। तो आप जाहिर बात है एकदम से सोचेंगे कि अच्छा कोसिकेंट तो साइन का इन्वर्स होता है, ठीक है। साइन किस एंगल पर 1/√2 जवाब देगा, क्योंकि 1/√2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए जल्दी से यूनिट सर्कल के ऊपर सोचोगे, उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। और उसमें मतलब इस पॉइंट को इस जगह पे रखोगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर लूँ इस तरह से, ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये बात इस तरह से रखी कि आपने एक ऐसी ट्राइंगल बनाई जो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी दोनों साइडें बराबर हैं। और आपने पढ़ रखा है कि एक्स जो है वो कोसाइन थीटा के लिए इक्वल आ जाता है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं यहाँ पर, और साइन थीटा जो है वाई के इक्वल आता। तो यहाँ से फिर ये वाली वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो 1/√2 और ये भी 1/√2 आती है, ठीक है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो इन दोनों का स्क्वायर का सम 1 भी बन जाता है। तो पता चला कि अच्छा ठीक है, 45 डिग्री वो एंगल होता है जिस पर कि साइन की वैल्यू 45 डिग्री या π/4 के ऊपर होती है 1/√2। तो इसका मतलब कोसिकेंट जो फंक्शन होगा वो π/4 के ऊपर √2 आंसर करेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसमें कि हमने कोसिकेंट इनवर्स के हवाले से बात करनी है, ठीक है। अब इसमें मैं इसको इस तरह से समझा सकता हूँ कि कोई आपसे ये कहे कि भाई कोसिकेंट √2 का क्या आंसर आएगा, क्या रेंज आएगी, तो आप कहेंगे ये तो पहली दफा हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इसका क्या जवाब हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कोसिकेंट फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसकी डोमेन को, इसको एक प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन के तौर पर तस्वुर करें, ठीक है, और इसका मतलब अगर इसको इस तरह से डिफाइन करें कि ये 1 और हो जाए और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करें, तो फिर ये जो फंक्शन कोसिकेंट ये इसका इन्वर्स होगा। जो इसकी डोमेन है वो मतलब ये π/4 इसकी डोमेन है कोसिकेंट की, वो इसकी कोसिकेंट की क्या होगी, रेंज होगी, और जो ये रेंज है वो इसकी डोमेन होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये π/4 जो है हमारे पास ये वो एंगल आएगा जो कि इस डोमेन के ऊपर कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन जो ऑपरेट करके हमें देता। अब इसको मैंने प्रिंसिपल जो कोसिकेंट फंक्शन कहा है, तो ये इसकी जो डोमेन है और रेंज है उसको भी स्टडी करना लाजमी हो गया हमारे लिए, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक रिपीट नहीं करनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। मतलब एक कैलकुलेटर है उसके ऊपर 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। आप 1 प्रेस करते हैं स्क्रीन पे 1 लिखा आता है, आप 1 प्रेस करते हैं फिर 2 लिखा आता है। तो इसका मतलब कैलकुलेटर फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक ही बटन से आपको दो दो मतलब सिंबल यूज कर रहे हैं, तो आपकी तो काउंटिंग गलत हो जाएगी, ठीक है, फंक्शन सही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी फंक्शन को देखना होता है कि उसकी डोमेन रिपीट ना करे। अब यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि अच्छा जी कोसिकेंट फंक्शन जो है वो प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन का इन्वर्स है, ये वाला ये जो इन्वर्स कोसिकेंट फंक्शन है। अब इसकी डोमेन क्या है, जो हमारा कोसिकेंट फंक्शन है, चलें इसको जरा स्टडी करते हैं। कोसिकेंट फंक्शन जो अगर एंगल थीटा के हवाले से मैं बात करूं तो ये कॉस का ये साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब साइन जो रेशो होती है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा। और साइन यहाँ पर आप देखें तो ये y रिप्रेजेंट कर रहा है, y वेरिएबल, इसका तो ये 1/y हो गया। और 1/y मजीद मतलब एक नया आंसर आएगा, एक नया वेरिएबल आएगा, हर वेरिएबल मतलब y की हर वैल्यू के अगेंस्ट एक नई वैल्यू आ रही है, उसको मैं z से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये बात देखी कि जो हमारे पास जो ये फंक्शन है हमारा कोसिकेंट, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मूव करते हुए यहाँ पे ले 90 तक के एंगल तक के लिए, तो ये इधर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट 1 होगा। और अगर मैं -π/2 तक ले आता हूँ तो एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट -1 होगा, ठीक है। मतलब हमारा जो ये फंक्शन है इसकी जो डोमेन है जो थीटा है वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगी, वो -π/2
और से लेकर प्लस पाई बाय 2 के इंटरवल में से बिलोंग करेगी, एक्सेप्ट कि इसमें से हम जो है वो 0 डिग्री जो रेडियन मेजरमेंट में एंगल बनता है, 0 रेडियन एंगल जो है वो निकाल देंगे। इसलिए निकाल देंगे कि अगर हम इस जगह पर इस एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट को अगर स्टडी करें जहाँ पे एंगल 0 बनता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा और ऑर्डिनेट 0 होगा। और अब अगर आप देखें तो 1/y, y की वैल्यू जहाँ पर 0 होती है वहां पर 1/y 1/0 होगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब अनडिफाइंड आ रहा है आंसर। अब y की वैल्यू अगर आप देखें, अगर आप अपने जेन को ये y एक्सिस के ऊपर थोड़ी देर के लिए इस पे रखें और ये पॉइंट को मूव होते हुए देखें यहाँ से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जो y की वैल्यू वो 1 से मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे 0 के एक्स एक्सिस की तरफ जैसे पहुंचता जाएगा, y की वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी। मतलब जो हमारे पास रेंज आ रही है, z आ रही है, जो कि 1/y है, y की वैल्यू आप जितनी छोटी रखेंगे उतना लार्ज जवाब आएगा। तो z मैक्सिमम, चूंकि 1/1 तो मिल रहा है हमें, 1 इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन बाकी वैल्यूज जो होंगी वो 1 से बहुत लार्ज होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इस फोर्थ क्वाड्रेंट के हवाले से बात करूं जिसमें y नेगेटिव होता है, तो जैसे ये 0 डिग्री से आगे एंगल -π/2 की तरफ अप्रोच करेगा, तो y की वैल्यू अगर आप देखें तो y एक्सिस से, मतलब x एक्सिस से अब नीचे की तरफ चलना शुरू हुई है। मतलब 0 से वेरी नेक्स्ट जो नंबर आएगा बहुत छोटा नंबर होगा और वो चलते चलते मैक्सिमम -1 तक आएगा। तो इसका मतलब कि फिर हमारे पास जो z है वो जो रेंज है हमें मिनिमम, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम में कह सकता हूँ, नेगेटिव में जो मैक्सिमम -1 मिलेगी और बाकी तमाम वैल्यूज उससे नेगेटिव में छोटी ही मिलेंगी और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन 1 और -1 के इन बिटवीन जो नंबर्स हैं वो हमें रेंज में नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा डिवाइजर 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा मतलब डिवाइजर नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए कि ये यूनिट सर्कल है और इसमें रेडियस तो 1 पर हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो 1 से छोटा नंबर, सॉरी 1 से बड़ा नंबर हम डिवाइड में नहीं ला रहे, इसलिए हमारा आंसर 1 से 1 तक आएगा, 1 से छोटे और -1 से छोटे नहीं आएंगे। सही हो गया। ये बात आपको समझ में आएगी कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है। अब चूंकि प्रिंसिपल कोसेकेंट फंक्शन जो इसकी डोमेन है वो हमारे इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन की रेंज है, ठीक है। तो अब स्टडी करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि इधर स्पेस बनाते हैं अपने लिए, ठीक है, यहाँ पर, और इधर अब हम लिख लेते हैं जी हमारा जो मेन जिस फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज के ऊपर बात करनी है। तो जो कोसेकेंट इनवर्स फंक्शन होगा इसकी डोमेन होगी जी z, ठीक है, और इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, थीटा, ठीक है जी। अब जो z है वो आप ऐसा समझें कि वो 1/y है, ठीक है। y की वैल्यूज अब आप देखें, आप इस सर्कल में कहीं भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने एक पॉइंट सिलेक्ट किया तो इधर y की वैल्यू 1 से थोड़ी सी लेस है, 1 से थोड़ी लेस है, तो इधर एंगल जो बन रहा होगा एक्स एक्सिस से अगर बनाए तो ये मतलब जो भी बनेगा 90 से कम ही बनेगा। या अगर इधर होगा पॉइंट एग्जैक्ट y एक्सिस के ऊपर तो इधर y की वैल्यू मतलब 1 होगी और 1/1 1 आता है। मतलब बात करने की ये है कि जो हमारे पास डोमेन है वो 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ा नंबर भी हो सकती है। बाहर नजर आ रहा है कि 1 से बड़ी, सर्कल को देखें तो 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो तो y की वैल्यू नहीं है ना। अगर हम z को देखें तो z तो 1/y है, ठीक है। तो z की वैल्यू तो हमारी मैक्सिमम, मतलब जो है वो हम कह सकते हैं कि 1 से मिनिमम और उससे बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस इंटरवल में आ जाएं, ठीक है, तो इस इंटरवल में आ जाएं तो z की वैल्यू मिनिमम मतलब -1, मतलब नेगेटिव में तो मैक्सिमम है, नेगेटिव में तो मैक्सिमम है -1 और उससे छोटी वैल्यूज ही आएंगी। तो फिर हमें क्लियर हो जाता है अच्छा ये हमारे इस कोसेकेंट इनवर्स फंक्शन की डोमेन है, ठीक है। और रेंज क्या मिलेगी, रेंज तो आपके सामने है कि इसमें मैक्सिमम हमें 90 एंगल मिलता है प्लस का, और मिनिमम जो है वो जो एंगल मिल रहा है वो हमें -π/2 मिल रहा है, लेकिन 0 नहीं मिलेगा। अगेन वही बात कि आप अगर 1/0 लिखते हो, आप खुद जानते हो कि z की वैल्यू 1/0 नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए π/2 -π/2 से π/2 तो हम आएंगे, लेकिन इसमें से एक एक्सेप्शन है, एक निकालना पड़ेगा हमें, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा और वो क्या होगा, एक सिंगलटन सेट जिसके अंदर 0 शामिल है, इसको हम निकाल देंगे। तो ये आपने समझा कि जो हमारा इनवर्स फंक्शन है कोसेकेंट, उसकी डोमेन और रेंज हम कैसे प्रिंसिपल कोसेकेंट फंक्शन से जो है वो इनवर्स उसके जो फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज को हम स्टडी कर सकते हैं।